प्रधानमंत्री ने की गुजरात में वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत। योजना के तहत पूरे गुजरात में 50 लाख लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा पीएमजेएवाई एमए कार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किश्त की जारी। खाद के मानकीकरण के पहल के तहत प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का किया लॉन्च। खाद बीज की उपलब्धता को आसान बनाने के लिए किसान समृद्धि केंद्रों के प्रथम चरण के तहत देश भर में 600 केंद्रों का किया उद्घाटन। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया से सीबीआई कर रही है पूछताछ। विरोध में प्रदर्शन कर रहे संजय सिंह और दुर्गेश पाठक सहित कई आम आदमी पार्टी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने लिया हिरासत में। भाजपा ने कहा, कट्टर बेईमान पार्टियां जश्न भ्रष्टाचार मना रही हैं। कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के लिए चुनाव संपन्न। दिल्ली सहित देश भर में पार्टी के मतदान केंद्रों पर डाले गए वोट। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच है सीधा मुकाबला। हिजाब के विरोध में जारी प्रदर्शन के बीच ईरान की राजधानी तेहरान स्थित जेल में भीषण आग लगने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हुई। 61 कैदी घायल। जेल में राजनीतिक कैदियों और सरकार विरोधी कार्यकर्ताओं को रखा गया है। और टी20 विश्व कप से पहले रोमांचक अभ्यास मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 रनों से हराया। मोहम्मद शमी की घातक गेंदबाजी की ने पलटी बाजी। आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने गंवाए 4 विकेट। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के अपने अंतिम ग्रुप ए मुकाबले में मेजबान भारत और ब्राजील होंगे आमने सामने। भारत पहले ही प्रतियोगिता से हो चुका है बाहर। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएमजेएवाई एमए योजना आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री ने वितरित किए। राज्य के सभी 50 लाख लाभार्थियों को ये कार्ड ई-केवाईसी पूरा करने के बाद दिए जाएंगे। अब आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज कराने की सुविधा उन्हें मिल पाएगी। राज्य में पहले से ही जारी एमए, एमएवी और एमबी पीएमजेएवाई के लाभार्थी एकीकृत पीएमजेएवाई एमए कार्ड के पात्र होंगे। प्रधानमंत्री ने दिल्ली स्थित पूसा संस्थान में किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कृषि को और आधुनिक बनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त जारी की। देश के 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में सीधे 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। देश का कृषि क्षेत्र आधुनिक हो, किसान सक्षम हो और भविष्य की चुनौतियों का स्वदेशी समाधान हो। कृषि और किसान दोनों को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री ने खाद के मानकीकरण के तहत एक राष्ट्र एक उर्वरक भारतीय जन उर्वरक परियोजना का शुभारंभ किया। अभी तक इन कंपनियों के प्रचार अभियानों के कारण और वहां जो फर्टिलाइजर बेचने वाले लोग होते हैं, जिसको ज्यादा कमीशन मिलता है तो वो ब्रांड ज्यादा बेचता है, कमीशन कम मिलता है तो वो ब्रांड बेचता नहीं है। और इसके कारण किसान को जरूरत के हिसाब से जो गुणवत्ता वाला खाद मिलना चाहिए, वो इन स्पर्धा के कारण, भिन्न भिन्न नामों के कारण और वो बेचने वाले एजेंटों की मनमानी के कारण किसान परेशान रहता था। इन सारी समस्याओं को एक साथ एड्रेस किया गया है। अब वन नेशन वन फर्टिलाइजर से किसान को हर तरह के भ्रम से मुक्ति मिलने वाली है और बेहतर खाद भी उपलब्ध होने वाली है। और ये ब्रांड है भारत
प्रधानमंत्री ने उर्वरक क्षेत्र की एक अंतर्राष्ट्रीय ई पत्रिका इंडियन एज का भी लोकार्पण किया, जिसमें उर्वरकों की जानकारी के साथ ही कृषि क्षेत्र की कई सूचनाएं उपलब्ध हैं। उर्वरक उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का प्रधानमंत्री ने जहां संकल्प जताया, तो वहीं उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सरकार 75 से 80 रुपए प्रति किलो उर्वरक खरीदती है और किसानों तक इसे 5 से 6 रुपए प्रति किलो तक में वितरित करती है। ऐसे में सरकार का 2.5 लाख करोड़ रुपए मौजूदा वर्ष में यूरिया आयात करने में खर्च आया है। उन्होंने बताया कि इस स्थिति को बदलने के लिए साल 2014 के बाद केंद्र सरकार लगातार कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। हमने यूरिया की 100% नीम कोटिंग करके उसकी कालाबाजारी रुकवाई। हमने बरसों से बंद पड़े देश के 6 सबसे बड़े यूरिया कारखानों को फिर से शुरू करने के लिए मेहनत की है। साथियों, अब तो यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए भारत अब तेजी से लिक्विड नैनो यूरिया, प्रवाही नैनो यूरिया की तरफ बढ़ रहा है। 2 दिवसीय किसान सम्मेलन के दौरान एक और बड़ी पहल प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में हुई। ये केंद्र बीज से बाजार तक किसानों के मददगार साबित होंगे। पहले चरण में 600 केंद्रों का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया। देश भर की 3.25 लाख से अधिक खाद की दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के रूप में विकसित करने के अभियान को आरंभ किया जा रहा है। ये ऐसे केंद्र होंगे जहां सिर्फ खाद ही मिलेगी ऐसा नहीं, बल्कि बीज हो, उपकरण हो, सॉइल टेस्टिंग, मिट्टी की टेस्टिंग हो, हर प्रकार की जानकारी जो भी किसान को चाहिए वो इन केंद्रों पर एक ही जगह पर मिलेगी। दिल्ली स्थित पूसा संस्थान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त भी जारी की गई। देश के 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में सीधे 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि नकद हस्तांतरित की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये राशि किसानों के लिए मददगार साबित हो रही है। कृषि में बढ़ते नवाचार, तकनीक और नई फसल उगाने के प्रति किसानों के उत्साह की प्रधानमंत्री ने सराहना की। उन्होंने सम्मेलन में हिस्सा ले रहे विभिन्न स्टार्टअप प्रदर्शनी को देखा और विस्तार से जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में देश में जहां 2014 में सिर्फ 100 स्टार्टअप हुआ करते थे, अब उनकी संख्या 3,000 तक जा पहुंची है। ये स्टार्टअप सशक्त भारत और आत्मनिर्भर भारत में अहम योगदान दे रहे हैं। ओपी और अनुज यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण 18 से 22 अक्टूबर के बीच गुजरात के गांधीनगर में आयोजित होगा। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जो भारत डिफेंस क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा आयातक माना जाता था, वो आज दुनिया के शीर्ष निर्यातक देशों में आकर खड़ा हो गया है। इस राष्ट्र ने पिछले कुछ वर्षों में आर्म्स के सबसे बड़े इंपोर्टर से एक एक्सपोर्टर तक की ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी तय की है। यह एक्सपो इस जर्नी को और अधिक गति देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जो भारत कभी आज के कुछ वर्षों पहले दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर माना जाता था, आज वो हमारा भारत दुनिया की टॉप 25 जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनकी क्यू में आकर खड़ा हो गया है हमारा भारत। इस एक्सपो की थीम यानी पाथ टू प्राइड माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र के दृष्टिकोण के सर्वथा अनुरूप है। गुजरात के गांधीनगर में प्रसिद्ध पुस्तक मोदी एट 20 पुस्तक का गुजराती भाषा में विमोचन किया गया। एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सूचना प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने इसका लोकार्पण किया। गुजराती भाषा में पुस्तक का प्रकाशन नवभारत पब्लिकेशन द्वारा किया गया है। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा
कि महात्मा गांधी ने करोड़ों लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के आम लोगों को देश के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण से जोड़ा। इस देश की नब्ज को पहचानने वाला और जनता से सीधा संवाद करने वाला महात्मा गांधी के बाद यदि कोई दूसरा नेता है तो उसका नाम है श्री नरेंद्र भाई मोदी। महात्मा गांधी ने देश के करोड़ों लोगों को आजादी के आंदोलन से जोड़ा। अब मोदी जी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी ने देश के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण से देश के आम लोगों को जोड़ा। यही मोदी मैजिक। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने राज्य को एक नए रूप में विकसित किया। इस देश की नब्ज को पहचानने वाला और जनता से सीधा संवाद करने वाला महात्मा गांधी के बाद यदि कोई दूसरा नेता है तो उसका नाम है श्री नरेंद्र भाई मोदी। महात्मा गांधी ने देश के करोड़ों लोगों को आजादी के आंदोलन से जोड़ा। अब मोदी जी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी ने देश के विकास। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने राज्य को एक नए रूप में विकसित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का दूसरा दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। समारोह में 319 छात्र छात्राओं को रक्षा मंत्री के हाथों डिग्री प्रदान की गई। कार्यक्रम में अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने छात्रों को नैतिकता और मानवीय मूल्यों को जीवन में आत्मसात करने को कहा। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में नैतिकता और मानवीय मूल्यों को नहीं अपनाया जाता तब तक किसी भी समाज का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम भी इस महोत्सव में भाग लें। सड़क पर रहते हुए बच्चों को आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, तो कोई परिवार से पिछड़ा हुआ। जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। मैं एक अध्यापिका हूँ। हमने कोविड-19 जैसी कठिन परिस्थितियों में भी बच्चों तक ऑनलाइन शिक्षा पहुंचाई है, पर सड़क पर रह रहे बच्चे इस शिक्षा से आज भी वंचित हैं। इन बच्चों की मदद हमें व्यक्तिगत क्षमता में करनी चाहिए। अपनी सेवाएं देने के लिए आप NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए जैसे शिक्षा देने की सेवा, मेडिकल सेवा, लीगल सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ चल रही है। इस मामले में सीबीआई 11 बजे से मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। पूरे मामले को सियासी रंग देते हुए सिसोदिया पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं के साथ जुलूस लेकर सीबीआई दफ्तर पहुंचे। केजरीवाल सरकार पर दिल्ली की नई आबकारी नीति के लागू करने से 144 करोड़ रुपए राजस्व हानि के आरोप हैं। फिलहाल मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वे पूछताछ में पूरा सहयोग करेंगे। इससे पहले मनीष सिसोदिया के आवास और कई ठिकानों पर छापे मारे गए थे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-2022 में कथित अनियमितताओं को देखते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। 17 नवंबर 2021 को लागू की गई ये नीति दिल्ली सरकार ने जुलाई 2022 में वापस ले ली थी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, दुर्गेश पाठक सहित पार्टी के अनेक नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल सुबह 11 बजे सिसोदिया के सीबीआई दफ्तर पहुंचने के बाद पार्टी सांसद और विधायकों ने इस पूछताछ के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया।
सभी कार्यकर्ता सांसद सीबीआई दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव आज संपन्न हो गया। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि करीब 9,900 प्रतिनिधियों में से 9,500 प्रतिनिधियों ने मतदान किया और करीब 96% मतदान हुआ। 9,900 में से 9,500 लोगों ने अपने वोट डाले। करीब 96% वोटिंग हुआ है। 3 बैलेट बॉक्स आ गए हैं हमारे पास में। 87 लोगों ने वोट मतदान किया है। यहाँ पर जितने वर्किंग कमेटी के मेंबर थे वो, बाहर से जो लोग आए थे वो लोग AICC के बूथ के अंदर। भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई के अंधेरी पूर्व सीट पर होने वाले चुनाव में अपने उम्मीदवार का नाम वापस लेने का फैसला किया है। मुंबई की अंधेरी सीट पर शिवसेना विधायक रमेश लटके के निधन के बाद उपचुनाव हो रहा है। उद्धव गुट ने इस सीट से रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके को टिकट दिया है। भाजपा ने इस सीट से अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन अब बीजेपी ने भी इस चुनाव से अपने उम्मीदवार को वापस लेने का फैसला किया है। राज ठाकरे ने भी भाजपा को चिट्ठी लिखकर इस सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारने का आग्रह किया था। इससे पहले एनसीपी, कांग्रेस और राज ठाकरे ने दिवंगत विधायक के प्रति संवेदना दिखाते हुए उम्मीदवार न उतारने का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की थी। केंद्र का लक्ष्य 3,60,000 करोड़ रुपए की लागत से वर्ष 2024 तक हर घर नल से शुद्ध जल पहुंचाने का संकल्प लिया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में जल जीवन मिशन इस लक्ष्य में पीछे छूटता जा रहा है। क्या कारण है छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन की योजना की धीमी रफ्तार पर? पड़ताल की हमारे संवाददाता रजनीश त्रिपाठी ने। ये छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले का ऊनी गांव है, जहां पर पहले शुद्ध जल की परिकल्पना करना मुश्किल था। लोग दूर दराज चलकर जल लाने जाते थे। उन इलाकों में अगर जल पहुंच जाए तो खुशी अपने आप चेहरे पर झलकने लगती है। छत्तीसगढ़ राज्य के ऊनी गांव, जहां पर प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत नल से जल मिल रहा है। लोगों का कहना है कि पहले लोग दूर दराज बोर से या कुएं से जल लाने जाते थे, जिससे शुद्ध जल भी नहीं मिलता था और समय भी बर्बाद होता था। लेकिन जब से घर में नल लगा है, तब से इनका समय बचता है, शुद्ध पानी पीने को मिलता है। नल लगे से मतलब बहुत फायदा हो, इससे टाइम के भी बचत हो जाते और दूसरा काम करते हैं तेकर ले वहाँ लाइन लगाए ला पड़ा नल में जानता और यहाँ तक घर में काम करते करत हम पानी भी भर लेता है। अब दूर जाना नहीं पड़ता हम लोगों को, घर पे पानी उपस्थित है और बहुत फायदा है इससे। शुद्ध पानी आता है, साफ पानी मिला थे, बढ़िया घर में स्नान थन खोला थन, आगे दूरिया जात रहन कुआं बारी में पानी भर। जल जीवन मिशन की परिकल्पना ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए की गई है। जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इस मिशन को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 3,60,000 करोड़ रुपए की लागत से 2024 तक हर घर नल से शुद्ध जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले का परिसारी गांव में ज्यादातर घरों के लोग प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन का लाभ उठा रहे हैं। सब फायदा है सर, घर में नल है तो पानी के यूज करत हन, पियत हन, बढ़िया है पानी है। और बाहर जात रहन तनी जात हन बाहर, अंदर में घर में सब चीज हो जात है, नल है तो सब फायदा है सर। यहाँ दूरिया लात रहन पानी, अब घरे में हो गए तो में के खाथान पीथान सब करथान। हाँ, सब व्यवस्था हो गया है। हमारा ये फायदा है, हम दूर दराज पानी जाते हैं, वो हमको सुविधा मिला खाना बनाने में। हाँ, समय का बचत भी हुआ, ये सब हमको फायदा हुआ। हर चीज के फायदे सुविधा है, समय हर समय में पानी मिला थे, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, पानी कहाँ लाते थे? तालाब से, नल से। अब आपके घर में नल लग गया, सब बढ़िया सुरक्षित है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर के बिल्हा ब्लॉक स्थित जलसो गांव की तस्वीर ही दूसरी है। गांव में आधे लोगों के घर में जल जीवन योजना तहत नल नहीं पहुंचा। इस गांव के लोग या तो पुराने बोर से पानी लाते हैं या और कुछ इंतजाम करते हैं। और इस गांव में जो जल जीवन योजना के तहत जो पानी की टंकी बन रही है, वो भी अभी पूरी नहीं बनी है।
वहीं बिल्हा ब्लॉक का एक गांव गोंदैया भी है। यहाँ महिलाएं अपने सिर पर पानी का बर्तन रखकर पानी लाती हैं। गोंदैया गांव के लोगों का कहना है कि योजना के तहत नल जब लग जाएगा तो हमारा समय बचेगा और हमें शुद्ध जल मिलेगा। बहुत तकलीफ होती सर, पानी के दो मिले नल ले लाते पानी हाँ नहीं लगे है सर। अभी तक तो नहीं पहुंचा है लेकिन अभी चालू हुआ है सर। इसी से समस्या का दूर होगा। अब छोटा छोटा बोर है, ट्यूबवेल है, इससे तो समस्या दूर नहीं होगा। ये जाएगा घर घर पहुंचेगा तभी समस्या दूर होगा पानी का। ये 340 के आसपास लगे हैं सर, वो काम चल रहे हैं अभी। हाँ, पाइप डाल रहे हैं और एपीसीटी भी बना रहे हैं सर। जल जीवन मिशन योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उन सभी परिवारों को घर में पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना है जिन्हें पानी जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। जल जीवन मिशन योजना के तहत केंद्र ने अपने हिस्से का पैसा दे दिया है, लेकिन राज्य सरकार अपने हिस्से का पैसा नहीं दे पा रही और यही वजह है कि जल जीवन मिशन में छत्तीसगढ़ राज्य अपने लक्ष्य से बहुत पीछे है। जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि गांव के लोगों के घरों तक स्वच्छ जल पहुंचे ताकि लोग स्वच्छ जल पी के स्वस्थ एवं सुरक्षित रहें। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में जल जीवन मिशन की रफ्तार धीमी है और लोगों के घरों तक स्वच्छ जल जल्दी पहुंचे, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार को रफ्तार पकड़नी पड़ेगी। कैमरामैन भीम सिंह के साथ रजनीश त्रिपाठी, छत्तीसगढ़। और अब बात करते हैं तेलंगाना के किसानों की। राज्य सरकार ने किसानों की जमीनों के ऑनलाइन रिकॉर्ड के लिए धरणी पोर्टल की शुरुआत की थी, लेकिन ये पोर्टल लाखों किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। करप्शन और पोर्टल की कमियों ने राज्य के लाखों किसानों के जीवन को परेशानी में डाल दिया है। पेश है तेलंगाना के मेडक जिले से खास रिपोर्ट। मेदक जिले के एलदोर्थे गांव के कुंटलो दुर्ग 68 साल के हैं। जीवन जीने की आस और परिवार चलाने का आधार खेती ही है। 3 एकड़ जमीन के मालिक हैं। पहले इसी जमीन पर खेती इनके पिता करते थे। पिता के जाने के बाद खुद करते हैं। बेटा कोई है नहीं, घर में पत्नी और 2 बेटियां हैं। पूरे परिवार को चलाने की जिम्मेदारी 68 साल के इन्हीं कंधों पर है। राज्य सरकार ने किसानों की खेती की जमीन के रिकॉर्ड के लिए धरणी पोर्टल शुरू किया था ताकि जमीन का हिसाब किताब ऑनलाइन रहे और जो भी सब्सिडी या सहायता किसानों को दी जाए तो सीधे उनके खाते में पहुंच सके। लेकिन यह धरणी पोर्टल ही तेलंगाना के किसानों के लिए जी का जंजाल बन गई है। तमाम प्रयासों के बावजूद कुंटलो दुर्गया का नाम धरणी पोर्टल में नहीं आया है। पोर्टल में नाम नहीं है तो उसे पासबुक भी नहीं मिली और राज्य सरकार से उसे कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। मोदी जी जो पैसा भेजते हैं वो भी नहीं मिलता। मेरी 2 बेटी हैं, पूरा पैसा इसी में खर्च हो जाता है। मैं धरणी पोर्टल के नाम के लिए रेवेन्यू ऑफिस में गया तो मेरे से कहा गया तुम्हें क्या जरूरत है, जाओ अपनी खेती करो। ये सब उल्टा सीधा कहकर हमें भगा देते हैं। राज्य के लाखों किसान आज धरणी पोर्टल की खामियों का शिकार हैं। ये किसान अपनी मेहनत से अपनी फसल को सींचते हैं। सुबह से लेकर शाम तक खेतों में मेहनत करते हैं। राज्य सरकार ना तो इन लाखों किसानों की समस्या का हल निकाल पा रही है और ना ही उन्हें कोई सहायता दे रही है। हालात ये हैं कि किसान राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से कंगाली के कगार पर पहुंच गया है। तुम्हारे को जो है गवर्नमेंट दे रही ना, मोदी साहब दे रही ना, वो 2000 रुपये, वो राइत बंद गिर रहे ना, वो नहीं गिरता तुम्हारे खुद। क्यों बोले तो तुम्हारे रिकॉर्ड में जो है गलती है, उस वास्ते उसको साफ करना बोले तो, गलती को साफ करना बोले तो कुछ पैसे होना, किसको देना है एमआरओ हिसाब है ना एक जगह। उन्होंने क्या बोल रहे, पूछ रहे पैसे पूछे तो कितना 200-300 बोले तो नहीं ले रही वो, 10,000 5,000 नहीं तो 10,000 25,000 50,000 तक भी ले रही वो। तेलंगाना सरकार ने किसानों से वायदे तो बड़े बड़े किए, उन वायदों के विज्ञापनों को देकर अपने चेहरों को चमकाया भी। पूरे देश में मुख्यमंत्री केसीआर ने खुद को ऐसा बताया कि मानो उनसे बड़ा किसानों का कोई हितैषी नहीं है, मानो तेलंगाना सरकार किसानों की हर सुविधा का ध्यान रखती है। लेकिन जमीनी हकीकत और इन किसानों की जुबानी राज्य सरकार के चेहरे की दूसरी तस्वीर पेश कर रही है। हमसे फसल लोन माफ करने का वायदा किया, वो नहीं किया गया। फसल के लिए मैंने अपने सोने के जेवर गिरवी रखे। सरकार ने वायदा किया था कि फसल के लिए लोन माफ करेंगे। अब अगर हमें खेती के लिए पैसा चाहिए तो कोई दे नहीं रहा। तेलंगाना कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की अधिकतर आबादी खेती के कामों पर निर्भर है। आज भी देश को चावल खिलाने में इन किसानों की जीड़तोड़ मेहनत है।
लेकिन राज्य सरकार के पोर्टल धरनी की नाकामियों का शिकार ये भोले भाले किसान हो रहे हैं। धरनी पोर्टल में नाम नहीं है, जिसके कारण इनके पास पासबुक भी नहीं है। नाम न होने के कारण ये जमीनों को बेच नहीं सकते और न ही किसी भी तरह की सहायता इनको मिल रही है। केसीआर ने धरनी पोर्टल स्कीम ये कहकर लागू करी थी कि वो तेलंगाना के किसानों के लिए लाभदायक होगी, लेकिन यही स्कीम अब किसानों की जी का जंजाल बन गई है। धरनी पोर्टल में उनका नाम नहीं है, जिसकी वजह से ना तो उन्हें सम्मान निधि मिल पाती है, ना ही किसी तरह का लोन मिल पाता है और ना ही वो अपनी जमीन को बेच सकते हैं। सरकार के पास तमाम तरह की इन्होंने गुहार लगाई, लेकिन कहीं से भी समस्या का समाधान नहीं मिला। और ये हालत उस जिले की है जिस जिले से, मेदक से, जो केसीआर मुख्यमंत्री हैं वो प्रतिनिधित्व करते हैं विधानसभा में। कैमरामैन सेंथिल के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, मेदक। तो आपने देखी हमारी खास रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट मेदक से। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।